नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर के पाठ 2 का रिवीजन कर रहे थे। बच्चों, आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का और वो एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न था, अस्पष्ट लेख से संबंधित पाठ की 2 घटनाएं लिखिए। अस्पष्ट लेख से संबंधित पाठ की 2 घटनाएं लिखिए। तो इसका उत्तर था, अस्पष्ट लेख की पहली घटना इस प्रकार है। एक मुंशी जी थे जिनका लेख बहुत ही खराब था। सेठ के घर पत्र लिखकर उन्होंने भेजा और पत्र में लिखा, सेठ जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। पत्र मिलने पर लेख अस्पष्ट था, इसलिए इस कारण पढ़ा गया, लाला जी आज मर गए हैं, बड़ी बहू को भेज दो। पत्र पढ़ते ही घर में कोहराम मच गया। बेचारी बड़ी बहू रोती पीटती लाला जी के पास जाने के लिए चल दी। अस्पष्ट लेख की दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया। डॉक्टर ने अपने मित्र को जवाब लिखकर भेज दिया। लिखावट समझ में न आने के कारण वह व्यक्ति उस पत्र को लेकर पास में रहने वाले कंपाउंडर के पास गया। कंपाउंडर ने उसे दवाई का नुस्खा समझा और दवा देकर सुबह शाम खाने को कहा। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, अतः उसने उसे दवाई का नुस्खा समझ लिया। बाद में मिलने पर भोजन पर न आने का उलाहना दिया। तब डॉक्टर मित्र ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने न आने का कारण चिट्ठी में लिखकर भेज दिया था, परंतु वह दवाई का व्यक्ति ने कहा, क्या वह दवाई का नुस्खा नहीं था? डॉक्टर के द्वारा मना किए जाने पर वह अवाक रह गया। अतः इस तरह से अस्पष्ट लेख की दोनों ही घटनाएं हुई थी। अगला है बच्चों, सुलेख के लिए ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें कौन सी हैं? सुलेख के लिए ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें कौन सी होती हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, सुलेख के लिए आवश्यक बातों का कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। प्रत्येक अक्षर एक ही आकार का होना चाहिए। एक शब्द समाप्त होने पर ही दूसरा अक्षर लिखना चाहिए। पहले अक्षर और दूसरे अक्षर के बीच में कुछ निश्चित स्थान छोड़ना चाहिए तथा हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे होने चाहिए और उनके ऊपर रेखा होनी चाहिए। वह रेखा स्पष्ट डालनी चाहिए। पंक्तियों के मध्य में हिंदी विषय में पंक्तियों के मध्य में बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास क्यों प्रारंभ कर देना चाहिए? तो बच्चों, सुलेख के लिए अभ्यास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बचपन में ही जब हम लिखना सीखते हैं, यदि उसी वक्त हम अपने लेख को सुधार लें तो हमारा लेख बहुत ही सुंदर बन सकता है। अगर सुलेख पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में लिखावट को सुधारना मुश्किल हो जाता है। अगर हम बचपन में ही सुंदर लिखने की आदत डालेंगे तो हमारी लिखावट कभी भी खराब नहीं होगी और हम हमेशा सुंदर ही लिखेंगे। अगला प्रश्न था बच्चों, सुंदर लिखावट के अपने फ़ायदे हैं, स्पष्ट कीजिए। अर्थात सुंदर जो लिखावट होती है उसके अनेकों फ़ायदे होते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जिसकी लिखावट सुंदर होती है वह सभी जगह प्रशंसा पाता है, अर्थात सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। सुंदर लिखावट के अपने फ़ायदे भी हैं। अगर 2 विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न लिखने को दिया जाए और दोनों ने एक जैसा ही प्रश्न का उत्तर लिखा है, परंतु जिसकी लिखावट अच्छी होगी उसको अच्छे अंक मिलेंगे और जिसकी लिखावट गंदी होगी उसको अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं। तो बच्चों, लेख पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इस पूरे पाठ में लेख के बारे में ही समझाया गया है। आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका लेख अस्पष्ट है या बहुत ही गंदा रहता है। तो बच्चों, आप लोगों को भी प्रयास करते रहना है क्योंकि प्रयास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। अब करते हैं बच्चों हम इसके अर्थग्रहण वाले प्रश्न। अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं वो इसी गद्यांश में से हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक कहावत मशहूर है। क्या कहावत मशहूर है?
लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। इस कहावत का अर्थ है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे इतने ध्यान से पढ़िए कि उसे आप लिख भी सकें। जो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं पढ़ता उसे बहुत कम समझ में आता है। अतः पढ़ते समय एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए लिखने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी आप लिखो वह साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से पढ़ा जा सके। तो बच्चों, ये तो रहा गद्यांश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसके लिए हम उन्हें पढ़ते हैं। लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए, इस कहावत का क्या आशय है? तो इस कहावत का आशय है कि हम जो भी लिखें उसे इतने सुंदर अक्षरों में लिखें कि उसको पढ़ने के लिए किसी को कोई परेशानी ना हो और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, ध्यान से पढ़ने का क्या लाभ है? तो ध्यान से पढ़ने के लाभ होते हैं कि अगर हम किसी लेख को या किसी पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, एकाग्र मन से पढ़ेंगे, तो वह अच्छे से समझ में आएगा और हम पुनः उसको बिना देखे भी आसानी से लिख पाते हैं। अगला प्रश्न है, साफ एवं स्पष्ट लिखावट के क्या लाभ होते हैं? तो साफ और स्पष्ट लिखावट के लाभ होते हैं बच्चों, जैसा कि पाठ में आपको 2-3 उदाहरण देकर समझाया गया था कि अगर 2 विद्यार्थी एक ही प्रश्न के उत्तर को एक जैसा लिखते हैं, परंतु उनकी राइटिंग, उनका जो लेख है, एक का बहुत ख़राब है और एक का अच्छा है, तो जिसका अच्छा लेख है अंक उसी को अच्छे मिलेंगे, खराब लेखन वाले को अंक अच्छे नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए साफ और स्पष्ट लेख होना बहुत आवश्यक है। अब आता है नंबर 4 प्रश्न है, विशेषण बनाइए। तो इसमें विशेषण है शिक्षित और दूसरा है आसान। बच्चों, इसके अलावा इस पाठ में बुक एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी शुद्ध करनी है तो इसमें स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट होता है। पुरस्कृत नहीं होता, पुरस्कृत होता है। व्यस्तता नहीं होता, व्यस्तता होता है। अवहेलना नहीं होता, अवहेलना होता है। कुबुद्धि नहीं होता, कुबुद्धि होता है। नुस्खा नहीं होता, नुस्खा होता है। आवश्यकता गलत है, आवश्यकता शब्द होता है। और कहोराम गलत शब्द है, कोहराम शब्द होता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 है इसमें, जिसमें निम्नलिखित शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो इसमें पत्र का अर्थ होगा चिट्ठी और पत्ता, भाग का अर्थ होगा हिस्सा, अंश या भागना। अक्षर का होगा वर्ण और ईश्वर, तीर का होगा बाण और किनारा। इसके अलावा इसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्द भी दिए गए हैं और विदेशी शब्द भी हैं जो पाठ में से ही चुनकर लिखे हैं। तत्सम शब्द हैं शिक्षा, क्षेत्र, अर्थ, व्यक्ति, स्पष्ट, पत्र, प्रसिद्धि और अतः। इसके अलावा विदेशी शब्द हैं मशहूर, साफ, किस्सा, खराब, डॉक्टर, कंपाउंडर, मिनट और स्कूल। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में एक अन्य शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। अब इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें कुछ अन्य शब्द इस तरह से जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं, जैसे पत्र प्लस कार, पत्रकार। मध्य प्लस मार्गी, मध्य मार्गी। एकाग्र प्लस चित्त, एकाग्रचित्त। पंक्ति प्लस बद्ध, पंक्तिबद्ध। हस्त प्लस लेख, हस्तलेख। घटना प्लस क्रम, घटनाक्रम। अगला है बच्चों इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों से आए कारकों के नाम लिखिए। तो इसमें रेखांकित पदों में कौन कौन से कारक हैं? मुंशी जी ने, कर्ता कारक। मित्र के, संबंध कारक। पत्नी के लिए, संप्रदान कारक। आश्रम में, अधिकरण कारक। कलम से, करण कारक। और पेड़ से, अपादान कारक। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस पाठ का पूरे का रिवीजन करना है। प्रश्न नंबर 6 में क्रिया शब्दों को रेखांकित कराया गया है। तो पहले में है बुलाया क्रिया है, दूसरे में है
तीसरे ग में है पा रहा हूँ, घ में है गए हैं और भेज दो, ण में है लिख दी थी और च में है देखें। तो इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट रिवीजन में मैंने भेजा है आप लोगों को। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।